1919 1935 का जनरल नॉलेज देखिए। कहानी में उस समय भारत के राज्य सचिव एडविन मैकग्यू और वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। उन्होंने मिलकर एक अधिनियम पास किया जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919। भारत में क्रांति लहर तेज हो रही थी। अंग्रेज इतने डर गए थे कि उन्होंने लगा कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं तो सब हाथ से निकल जाएगा। उन्होंने भारतीयों को दिलवाटी रूप से खुश करने के लिए यह अधिनियम पास किया। इसका मकसद था भारत में धीरे धीरे उत्तरदायी शासन की स्थापना करना। इस अधिनियम में प्रांतों ने एक अजीब सी व्यवस्था शुरू की जिसका नाम था द्वैत शासन। क्या नाम था? द्वैत शासन। इसका मतलब था कि 2 लोग और 2 दलों का शासन। अब सुनो यह धोखा कैसे था। भारतीय विषयों को 2 हिस्सों में बांटा दिया था। हस्तांतरित विषय, इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि जैसे विभाग थे। यह विभाग भारतीय मंत्रियों को सौंप दिए गए थे जो विधान परिषद के लिए जवाबदेह थे। अंतरिक्ष, इसमें विद्युत, कानून व्यवस्था, पुलिस और भू राजस्व जैसे सबसे जरूरी विभाग थे। इनके विभाग का प्रशासन गवर्नर अपने कार्यकारी परिषद के साथ मिलकर करता था और सबसे दुखद बात यह थी कि वे विधान परिषद के प्रति बिल्कुल भी जवाब नहीं दिए थे। महत्वपूर्ण शक्तियाँ अंग्रेजों ने अपने पास रखी और भारतीय मंत्रियों को वे विभाग दिए गए जहाँ न तो पैसा था और न ही कोई वास्तविक शक्ति। यह शक्ति बिना जिम्मेदारी की एक दुखद कहानी थी। गवर्नर के पास तो असीमित अधिकार थे। यह इस अधिनियम का सबसे बड़ा विश्वासघात था। किसी अधिनियम के तहत भारत में पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। ये 2022 में पूछा गया RPSC। इसका आंसर होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। 1919 से पहले अप्रत्यक्ष चुनाव होते थे, लेकिन इस अधिनियम ने पहली बार लोगों के सीधे वोट देने का अधिकार दिया। 1919 के भारत शासन अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता क्या थी? प्रांतों में द्वैत शासन। यह द्वैत शासन की ही इस अधिनियम की पहचान बन गया। 1919 के अधिनियम के अनुसार प्रांतीय सरकार के आरक्षित विषयों में कौन से विषय शामिल थे? कानून और व्यवस्था, वित्त और भू राजस्व। यही वह विषय थे जिन पर अंग्रेजों ने अपनी पकड़ बनाए रखी। 100%। किसी अधिनियम ने पहली बार केंद्र में द्विसदनीय विधायिका की व्यवस्था की। आंसर होगा 1919 का भारत शासन अधिनियम। ये 2022 में पूछा। केंद्रीय विधायिका को 2 सदनों में बांटा गया, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद। इस प्रतिनिधित्व तो बढ़ा, लेकिन व्यवसाय के पास अभी भी असीमित अधिकार थे। 1919 के अधिनियम ने भारत के लिए एक नए अधिकारी भारतीय उच्चायोग की नियुक्ति का प्रावधान कहाँ किया था? लंदन में। सैड स्टोरी, विश्वासघात का अंतराल। 1919 के अधिनियम में एक शर्त थी कि 10 साल के बाद एक आयोग बनेगा जो इसकी समीक्षा करेगा, लेकिन अंग्रेजों ने 10 साल का इंतजार भी नहीं किया और 1927 में एक आयोग बना दिया, साइमन कमीशन। कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ब्रिटिशों ने कहा कि भारत के भविष्य का फैसला करने के लिए एक कमीशन भेज रहे हैं, लेकिन उस कमीशन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया। यह हमारे स्वाभिमान का सीधा अपमान था। इस अपमान ने पूरे देश में एक आग लगा दी। चारों तरफ एक ही नारा गूंज उठा, साइमन वापस जाओ, साइमन वापस जाओ। और जानते हो, पंजाब में इसी कमीशन का विरोध करते हुए हमारे महान नेता लाला लाजपत राय पर पुलिस ने बर्बरता से लाठियां बरसाई। उन्हें शेर ए पंजाब कहा जाता था और उसी शेर को उसी ही जमीन पर मार दिया गया। कुछ दिनों के बाद उन्हीं चोटों के कारण उनकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले उन्होंने एक ऐसी बात कही थी कि जो हर भारतीय को रुला देती है। मेरे ऊपर जिस लाठी से प्रहार किए गए, वही लाठी एक दिन ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत में आखिर कील साबित होगी। इस बलिदान ने अंग्रेजों को हिला दिया कि उन्हें बातचीत का दिखावा करना पड़ा और इसी दिखावे का नाम था गोलमेज सम्मेलन। कांग्रेस ने केवल दूसरे गोलमेज का सम्मेलन भाग लिया जिसमें महात्मा गांधी ने प्रतिनिधित्व किया, लेकिन इससे सम्मेलन से भी कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। 1919 के अधिनियम की समीक्षा के लिए किसी आयोग का गठन किया गया था, साइमन कमीशन। यह कमीशन 1927 में नियुक्त हुआ, यानी 10 साल की समय सीमा से पहले। 2023 का प्रश्न, साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को मुंबई आया था। किसी भारतीय के नेता की मृत्यु साइमन कमीशन के विरोध के दौरान पुलिस की लाठीचार्ज के कारण हुई थी।
लाला लाजपत राय के कारण। कौन सा गोलमेज सम्मेलन महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अटेंड किया था? दूसरा गोलमेज सम्मेलन। पेनल एक्ट 1935 का महान भ्रम। 1935 का भारत शासन अधिनियम संविधान का ब्लूप्रिंट कहा जाता है। संविधान का ब्लूप्रिंट भी कहा जाता है। इस अधिनियम ने 1919 के अधिनियम की सभी कमियों को दूर करने का दिखावा किया। यह भी एक जाल था, बस थोड़ा बड़ा और ज़्यादा सुंदर। इसने एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना की, जैसे कि ऑल इंडिया फ्रेंच की स्थापना का प्रस्ताव रखा, जिसमें ब्रिटिश प्रांत और देशी रियासतों दोनों शामिल हुए थे। लेकिन ये एक अधूरा सपना था। रियासतों को इस संघ में शामिल होने के लिए मजबूर नहीं किया गया, उन्हें स्वेच्छा से शामिल होने का विकल्प दिया गया था। और जानते हो, यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ क्योंकि कोई रियासत शामिल नहीं हुए। बड़ा बदलाव क्या था? इसने प्रांतों में द्वैत शासन को खत्म कर दिया। प्रांतीय स्वायत्तता शुरू हुई, लेकिन गवर्नर के पास अभी भी वीटो और विशेषाधिकार थे। वह किसी भी सरकार को भंग कर सकता था। सत्ता भारतीयों को दी गई, लेकिन उसकी चाबी आज भी ब्रिटिशों के हाथों में थी। प्रांतों ने देश शासन हटाकर उन्होंने इसे केंद्र में लागू कर दिया। रक्षा, विदेश मामले और धार्मिक मामले जैसे सबसे महत्वपूर्ण विषय वायसराय के नियंत्रण में आरक्षित थे। इस अधिनियम ने केंद्र और प्रांतों के बीच शक्तियों को 3 सूचियों में विभाजित किया। संघ सूची, जिसे फेडरल लिस्ट कहते हैं, केंद्र सरकार के लिए इसमें 59 विषय थे। प्रांतीय सूची, प्रांतीय सरकारों के लिए इसमें 54 विषय थे। समवर्ती सूची, केंद्र और प्रांत दोनों के लिए इसमें 36 विषय थे। और शिक्षित शक्तियाँ वायसराय को दी गई थी। इस अधिनियम ने कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ें दी। इसने भारतीय रिजर्व बैंक जैसे आरबीआई की स्थापना का प्रावधान किया। 21 और 1937 में संघीय न्यायालय की स्थापना का भी प्रावधान किया। सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को और विस्तार दिया। मुसलमान और सिखों के साथ साथ इसने दलित, महिलाओं और श्रमिकों के लिए भी अलग अलग निर्वाचक मंडल दिए। वोट डालो और राज करो की नीति उन्होंने हमारे समाज और धार्मिक समाज का धार और भी ज़्यादा बांट दिया। किसी अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया। 1935 का भारत शासन अधिनियम। किसी अधिनियम ने केंद्र में द्वैत शासन की शुरुआत की। 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह प्रावधान कभी लागू नहीं हुआ। गवर्नमेंट इंडिया एक्ट 1955। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत शक्तियों को कितनी सूचियों में विभाजित किया? 3 सूचियों में विभाजित किया, संघीय, प्रांतीय और समवर्ती। संघीय सूची में 59, प्रांतीय में 54 और समवर्ती में 36 विषय थे। किसी अधिनियम के तहत भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया था 1935 के अधिनियम में। और यह कब स्थापित हुआ था? 1 अक्टूबर 1937 को। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1955 में न्यू प्रोफाइस, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और पब्लिक सर्विस कमीशन, ये तीनों अलग अलग है। 1935 के अधिनियम के तहत कौन से नए प्रांत बनाए गए? सिंध और उड़ीसा। सिंध को मुंबई से अलग किया गया और बिहार व उड़ीसा को अलग प्रांतों में बांटा गया। किसी अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। 1935 का भारत शासन अधिनियम। किसी अधिनियम ने भारत में एक संघ लोक सेवा आयोग, प्रांतीय लोक सेवा आयोग और संयुक्त लोक सेवा आयोग की स्थापना का प्रावधान किया। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत कौन सा देश भारत से अलग हो गया? बर्मा। किसी अधिनियम ने भारत परिषद को समाप्त कर दिया, जो 1858 के अधिनियम द्वारा स्थापित की गई थी। 1935 का भारत शासन अधिनियम। 1935 के अधिनियम के तहत अवशिष्ट शक्तियों किसे दिया गया? वायसराय को। आखिरी सवाल, 1935 के अधिनियम ने कितनी जनसंख्या को वोट का अधिकार दिया था? लगभग 10% आबादी को वोट देने का अधिकार मिला था। यह हमारे देश के विकास के 2 अध्याय थे, एक जिसने हमें सत्ता के बिना जिम्मेदारी दी और दूसरा जिसने हमें जिम्मेदारी के साथ शक्ति का भाग दिया। पर इन दोनों की सबसे बड़ी सीख थी कि उन्होंने भारतीयों को शासन चलाने का पहला व्यवहारिक अनुभव दिया। उन्होंने हमें सिखाया कि क्या सही और क्या गलत। 1919 के द्वैत शासन की विफलता ने हमें सिखाया कि शक्ति का विभाजन कैसे नहीं करना चाहिए। और 1935 के अधिनियम में हमें शक्तियों के विभाजन, संघीय ढांचे और दृश्य द्रव्यता का पहला खाक दिया। अगर नए हैं तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर।